हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार जय हिंद जरूर लिखें, ठीक है। सभी भाई बहन एक बार जय हिंद लिख दें, उसके बाद हम आज के सेशन पर चलते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन होंगे आप कहेंगे कि वाकई में सर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जहां आपको केवल दिखाई दे तुरंत काट दीजिए, इसको तो तुरंत काट दीजिए, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल, इसमें भी केवल आया, तुरंत काट दीजिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको केवल दिख गया, तो यानी कि इसको भी तुरंत काट दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, कुछ ट्रिक्स जैसे मैं आपके लिए कराता हूं, सेम उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके जो गलत ऑप्शंस हैं उनको हटाना सीखिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए प्रेरणा सिखाते टाइम, ठीक है। आपको बताना है, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, और लास्ट है आपका, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बताएं दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। जी हाँ, तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, कि अगर हम बात करें कार्य को, लक्ष्य को स्पष्ट करना, बिल्कुल जो अध्यापक होता है उसका कार्य होता है कि जो लक्ष्य है बच्चे का उसको स्पष्ट करना, एकदम से सही है। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, एकदम से सही है। बच्चे को सामाजिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सिखाना अध्यापक का कार्य होता है। इनामों व प्रलोभन देकर, इनाम प्रलोभन नहीं देना है, दंड नहीं देना है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था, जो गलत है वो आपको बताना था, ठीक है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, या फिर अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताना है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का, ठीक है। जी हाँ, बताएं। बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सबसे उपयुक्त तो बताना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रश्न में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा के लक्ष्यों का पता लगाना एकदम से सही है दोस्तों। व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन नहीं करना है, ठीक है ना। विभाजन नहीं करना है, बच्चों को अलग नहीं करना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा इसीलिए लेकर आई गई थी कि जिससे कि बच्चों को अलग करके ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। सभी जाति, लिंग, भेदभाव, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे शारीरिक आधार पर हो, चाहे मानसिक आधार पर हो, लेकिन हमें किसी को भी विभाजित करके नहीं बिठाना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मानव व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल सही है दोस्तों। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ये भी सही है। अब इसमें पूछा है सबसे उपयुक्त जो है वो आपको बताना है, तो सबसे उपयुक्त आपका कौन सा हो सकता है, यानी कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ये शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जब अध्यापक शिक्षण विधियों को समझ जाएगा कि मुझे किस प्रकार
प्यार से बच्चे को पढ़ाना है तो वो बच्चे को भी बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, अब इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि निम्न में से किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। जी हाँ बताना है। बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या फिर पशुओं पर प्रयोग करने में बताना है आपको कि निम्न में से किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। जी हाँ बताइए, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाया जा सकता है, शिक्षण विधियों का चयन किया जा सकता है, छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन पशुओं पर प्रयोग नहीं होता शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ देखिए आपके दोस्तों 1-2 नंबर का आपकी परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं ली हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है? क्या आपका वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वॉटसन का, या स्किनर का? जी हाँ बताएं दोस्तों, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? बताना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? जी हाँ तो बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि वॉटसन, जेवी वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, जेम्स ड्रेवर का, या वॉटसन का? जी हाँ व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिए यह आपका स्किनर का कथन है। किसका? स्किनर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था और चूहे पर प्रयोग किया था, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है दोस्तों? जी हाँ बताएं। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। जी हाँ सभी भाई बहन कमेंट करें कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है। तो अगर हम बात करें, यह व्यक्ति के मन का अध्ययन है, बिल्कुल है दोस्तों। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, बिल्कुल है। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से, ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर बात की जाए, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार देता है, यानी कि ये वाला तो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, या प्लेटो? किसने कहा है दोस्तों कि आपकी जो शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों यह किसका कथन है? जी हाँ नहीं पता ना, कोई बात नहीं है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। आपके ये 2-3 क्वेश्चन मैंने परिभाषाओं से लिए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, पेस्टोलॉजी का कथन था कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, पेस्टोलॉजी का कथन था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह, या फिर त्रुटिपूर्ण वाक शैली? ठीक है, बताना है कि आपका हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों। जी हाँ कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोग एकदम से सही देते हैं, एकदम से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि संवेगों का तीव्र प्रवाह, संवेगों का
तीव्र प्रवाह हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, यह कथन किसका है? फ्रोवेल का, प्लेटो का, थॉर्नडाइक का या फिर पेस्टोलॉजी का? जी हाँ बताएं। ध्यान रखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यही कहा था किसने? तो आप कहेंगे फ्रोवेल ने। किसने? फ्रोवेल ने कहा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 से 5 परिभाषाएं आपकी ली हैं और गारंटेड आपकी अगर परिभाषा आएगी तो इसी में से आ जाएगी, ठीक है, एग्जाम में इसी में से आ जाएगी, ठीक है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिए इस प्रश्न को भी, ये आपके स्वामी विवेकानंद, किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? फ्रोवेल का, प्लेटो का, थॉर्नडाइक का या स्किनर का? जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो कि परिभाषाओं से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, अभी आपके पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और इस कम समय को देखते हुए अभी आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीटेड होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ठीक है। जी हाँ बताएंगे अब अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। यहां पर मैं आपके लिए बहुत जल्दी कर रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपका समय व्यर्थ ना हो बिल्कुल भी। जी हाँ बताएंगे इस प्रश्न के लिए कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? इसमें क्या है दोस्तों बताना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या फिर उपर्युक्त सभी? दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है। जी हाँ, आपको बताना, यहाँ पे परीक्षा नहीं होगा, वार्षिक परीक्षा के स्थान पर होगा, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है और सतत एवं व्यापक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी के लिए? जी हाँ बताइए, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रश्न को आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि शिक्षकों के लिए आवश्यक है, अभिभावकों के लिए भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और विद्यालय प्रशासक के लिए भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, समाज का विज्ञान, या फिर उपर्युक्त सभी? जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, मनोविज्ञान का जो संकुचित अर्थ है, तो संकुचित अर्थों में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेकिन विस्तृत अर्थ की अगर हम बात करें तो विस्तृत अर्थ में
आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, समाज का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, ये सभी आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान करते हैं। अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान करते हैं बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता निहारने में, व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि उपर्युक्त सभी लगा दोगे आप, क्योंकि आपको जब उपर्युक्त सभी दिखता है तो आप क्या करते हो, लिया और फटाक से उपर्युक्त सभी लगा दिया, जो कि आपका गलत है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, ध्यान रखना। बच्चों के व्यवहार के आकलन में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक जरूर करें और अपने भाई बहन और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है जी हाँ, बताना है इस प्रश्न के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, या फिर आपका निबंधात्मक प्रश्न। तो आपको बताना है कि कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ तो आप जानते हो। जी हाँ, देखिए लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एकदम से संक्षिप्त जो होना चाहिए। ठीक है, जो कहते हैं ना टिक मार्क वाला, तो टिक मार्क वाला कौन सा हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न में लिखना पड़ता है, ये नहीं होगा। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, देखिए मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होता है जिसको हम विस्तृत करके लिख सकते हैं, वो होता है मुक्त उत्तर वाला। ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सत्य असत्य, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न भी आपका शॉर्ट नहीं होता है, ये भी थोड़ा लेंथी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जी हाँ इस प्रश्न को बताना है कि एक शिक्षक अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ एक ही बार में। जी हाँ, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन के लिए, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, सीखने की तत्परता, या फिर सक्रिय भागीदारिता। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि एक शिक्षक अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, समूह चर्चाएं हो रही हैं, सहयोगात्मक कार्य हो रहा है, तो ये सब क्या है आप सभी लोग जानते हैं। सीखने की तत्परता नहीं है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि सक्रिय भागीदारी, बच्चे इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, यानी कि ये आपका सक्रिय भागीदारिता हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपके लिए कितने अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहा हूँ, और उसके बाद भी एक प्रश्न के लिए मात्र 1 मिनट से कम ही समय लेता हूँ। आप देख लीजिए अभी सिर्फ 18 क्वेश्चन हुए हैं और 18 ही मिनट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय व्यर्थ हो। ठीक है, आपने बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे जो आपका समय बहुत वेस्ट करते हैं, आपके लिए 10 क्वेश्चन कराएंगे और 10 क्वेश्चन में कम से कम 1 घंटा आपका बर्बाद कर देते हैं, तो वो काम मुझे नहीं करना है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, या फिर लेव वाइगोत्स्की। जी आप बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए कि अगर हम बात करें सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, ये आपके किसने कहा था, तो आपके लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक को आप जानते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, और बालुका सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, बहुखंड सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर परमाणुवादी सिद्धांत दिया था, निरंकुशवादी सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर हम पियाजे की बात करते हैं, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप सभी लोग जानते हैं
जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। और यहाँ पर अगर स्किनर के बारे में बात करते हैं तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और चूहे पर प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ठीक है, जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, कार्लवेल कुक को, फ्रोबेल को या फिर सुकरात को? इस प्रश्न को मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन आपको होती हैं, वो दोनों कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, जी हाँ, बताना है, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, आप एकदम से सही दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक आप सभी लोग जानते हैं, सुकरात हैं। कौन? सुकरात हैं। अगर फ्रोवेल की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी। और खेल विधि के जनक आपके हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। मॉन्टेसरी ने क्या दिया? तो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि को दिया था। तो यहाँ पर इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या प्लेटो ने? जी हाँ, बताएं, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए बिल्कुल सही है, आप सभी लोग एकदम से सही दे रहे हैं। प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। किसने? वुडवर्थ ने किया था। ठीक है, एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं एकदम से सही होगा। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद भी यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या फिर पूर्ण से अंश की ओर? तो बताएं निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हमें जानते हैं और उनसे धीरे धीरे रिलेट करके ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ये आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर ये भी आपका एक शिक्षण सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूर्ण से अंश की भी ओर भी होता है, लेकिन आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर यह आपका शिक्षण सूत्र नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, जा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है दोस्तों। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या फिर क्रियात्मक उद्देश्य? बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जी हाँ, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य? जी हाँ, बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं भावात्मक उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होता है और क्रियात्मक उद्देश्य भी होता है, लेकिन चिंतन का कौन सा उद्देश्य होता है? ये नहीं होता ना। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो अपने भाई बहन को एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स जो भी हों उनको एक बार शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहता मैं, लेकिन एक बार आप शेयर जरूर करिए। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, एक बार कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।